तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें हम न्यूट्रास्यूटिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। राइट अ नोट ऑन न्यूट्रास्यूटिकल्स, या फिर किसी तरीके से जो पूछा जा सकता है उसके डिफरेंट क्लासिफिकेशन पूछे जा सकते हैं। तो एक कंप्लीट और बड़ा क्वेश्चन बनता है हमारा न्यूट्रास्यूटिकल्स से, और इम्पोर्टेंट चीज़ भी है आज के टाइम में न्यूट्रास्यूटिकल्स। तो जनरली न्यूट्रास्यूटिकल्स होते क्या हैं, तो ये क्या एक तरह के फूड सप्लीमेंट्स होते हैं जिन्हें हम खाते हैं तो हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन तो मिलता ही है, साथ ही साथ जो है हमें कोई बीमारी है तो उससे जो है ट्रीटमेंट भी किया जाता है न्यूट्रास्यूटिकल्स से। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है न्यूट्रास्यूटिकल्स, एक तरह से फूड सप्लीमेंट्स ही होते हैं। ठीक है, तो उसे क्या है कैप्सूल वगैरह की फॉर्म में, टैबलेट्स वगैरह की फॉर्म में इसे जो है दिया जाता है। ठीक है, और भी अलग अलग तरीके होते हैं न्यूट्रास्यूटिकल्स की प्रिपरेशन करने के लिए, तो उन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो क्या होते हैं कि एक तरह से ये हमारे फूड सप्लीमेंट्स होते हैं, एक तरह से खाना होते हैं, या एक तरह से फूड सप्लीमेंट बोल सकते हैं। ठीक है, तो जो हमें क्या कहते हैं न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, और न्यूट्रिशन तो हमें मिलता ही है, साथ ही साथ जो है हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं और डिजीज़ के जो है प्रिवेंट करते हैं। तो बस आपको यही डेफिनेशन याद रखनी है। तो न्यूट्रास्यूटिकल्स जो प्रोडक्ट होते हैं वो क्या मार्केट में मिलते हैं। ये न्यूट्रास्यूटिकल्स होते हैं इन्हें हम एज ए न्यूट्रिएंट भी लेते हैं, डाइटरी सप्लीमेंट्स भी लेते हैं, है ना, और एज ए स्पेसिफिक हम डाइट को ही फॉलो कर रहे हैं तो उसकी तरह भी हम ले सकते हैं। और पेशेंट अगर डायबिटीज़ के हैं, ओबेसिटी के हैं, ठीक है, तो ऐसे पेशेंट को हम जो है एज अ सूप की फॉर्म में दे सकते हैं, और अनाज की फॉर्म में दे सकते हैं, और अदर जो काढ़ा वगैरह बनाते हैं तो उसकी तरह हम जो है इन्हें दे सकते हैं। ठीक है, तो डाइटरी सप्लीमेंट्स वगैरह की तरह यूज करते हैं, एज अ न्यूट्रिशनल यूज करते हैं। ठीक है, और अगर डायबिटीज़ वगैरह के पेशेंट हैं तो उन्हें हम सूप की फॉर्म में दे सकते हैं, सीरियल्स की फॉर्म में भी दे सकते हैं। और जो न्यूट्रिकास्यूटिकल्स है वो सबसे पहले जो है 1989 में डॉक्टर स्टीफन डी फेलिस ने जो है डिफाइन किया था न्यूट्रास्यूटिकल्स को, जिसमें न्यूट्रास्यूटिकल्स का मतलब होता है न्यूट्रिशन प्लस फार्मास्यूटिकल। ठीक है, अब बात करते हैं इसी के अगली पार्ट की, वो है फंक्शन फूड। तो जो न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं उन्हें जो है कुक या प्रिपेयर किया जा सकता है विदाउट नॉलेज। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसके लिए बहुत ही ज़्यादा नॉलेज चाहिए, तो बड़े आसान तरीके से इन्हें जो है जो प्रिपेयर किया जा सकता है। ठीक है, और ये क्या है फुलफिल कर सकते हैं हमारी जो रिक्वायरमेंट रहती है डेली, कि हमारी बॉडी को कितनी प्रोटीन चाहिए, कितने कार्बोहाइड्रेट चाहिए, कितनी विटामिन चाहिए। तो इस तरह से ये जो है रिक्वायरमेंट्स रहती हैं वो डेली की, उन्हें जो है फुलफिल कर सकते हैं। ठीक है, और फंक्शनल फूड की हम बात करें तो ये दो टाइप का रहता है, एक रहता है हमारा कन्वेंशनल फूड, एक रहता है हमारा मॉडिफाइड फूड। ठीक है, तो कन्वेंशनल फूड क्या होता है, ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, नट्स, जो कि पहले से बने हुए हैं हमारे। ठीक है, जैसे सब्जियां हमारी होती हैं, ठीक है, तो वो पहले से हमारी बनी हुई हैं, ऐसा तो नहीं कि हमने बनाई है सब्जी। ठीक है, तो हमारी बनी हुई है सब्जियां पहले से। और जैसे ग्रेन्स हुए हमारे जो अनाज होते हैं, है ना, और जो नट्स जैसे मूंगफली की बात करें हम, ठीक है, तो ये सब हमारी पहले से प्रेजेंट होती हैं जो हमने उगा के तैयार की हैं। देखो जो मॉडिफाइड फूड होते हैं तो इन्हीं को हम जो कन्वेंशनल फूड को हम अगर मॉडिफाई कर दें तो हमारे मॉडिफाइड फूड हो जाते हैं। जैसे दूध से हम दही को बना देते हैं तो दही क्या हो गया, हमारा मॉडिफाइड फूड हो गया। ठीक है, ऑरेंज से हमने ऑरेंज जूस बना दिया तो हमारा मॉडिफाइड फूड हो गया वो। ठीक है, हमने कोई सूप बना दिया अलग अलग वेजिटेबल्स को काट के तो ये हमारा सूप हो गया। कुछ और भी अदर जो चीज़ें रहती हैं, ठीक है, तो ये हमारे मॉडिफाइड फूड हो गए। तो इस तरह से हमारे दो फंक्शनल फूड होते हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो जो बहुत सारे जो फंक्शनल फूड्स रहते हैं वो क्या है, न्यूट्रिएंट्स में रिच होते हैं। ठीक है, तो हम जानेंगे एक एक करके कि कौन कौन से वो फंक्शनल फूड होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें तो नट्स की, तो एज ए स्नैक हम नट्स को यूज करते हैं। ठीक है, एज ए नाश्ते के तौर पे बहुत सारे आप चने वने खाते होंगे, बादाम वगैरह। ठीक है, तो ये सभी के हमारे नट्स होते हैं, तो इन्हें हम एज अ स्नैक खाते हैं, और ये हेल्दी होते हैं हमारे हार्ट के लिए। ठीक है, और क्या कहते हैं हाइपरटेंशन जो डिजीज होती है उसको जो है ये प्रिवेंट करते हैं। दूसरे हमारे होल ग्रेन्स होते हैं जैसे बारले। अब बारले से आपने सुना होगा या फिर नहीं पता हो तो मैं बता दूं कि जो बियर वगैरह बनाई जाती है वो बारले जो है अनाज से बनाई जाती है। बहुत ही हाई क्वालिटी का जो है अनाज रहता है, और उससे जो है बियर को बनाया जाता है फर्मेंटेशन वगैरह करके। ठीक है, तो ये जो है रिच रहता है, डाइटरी फाइबर इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, और जो हाइपर कोलेस्टेरोल, ठीक है, उस जो डिजीज़ रहती है उसमें कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता रहता है, तो उसमें जो है यूज़ किया जाता है, और ब्लड शुगर को जो है रेगुलेट करने में भी यूज़ किया जाता है। और फिर आते हैं हमारे बीन्स आते हैं। ठीक है, बीन्स में तो कुछ भी हो सकते हैं, राजमा, ठीक है, और भी रहते हैं बहुत सारे। ठीक है, तो ये क्या है, ये भी हमारे डाइटरी फाइबर्स में रिच होते हैं। ठीक है, और प्रोटेक्टिव होते हैं, इनमें जो है प्रोटीन भी होती है, और इसके अलावा फॉलेट और पोटेशियम भी भर भर के पाया जाता है। नेक्स्ट हमारी बेरीज आती हैं। अब बेरीज में लो कैलोरी रहती हैं। ठीक है, तो जो लोग कैलोरी वगैरह पे ध्यान देते हैं, डाइटिंग पे ध्यान देते हैं, तो बेरीज वगैरह वो यूज करते हैं, तो ये कैलोरी में लो होती हैं और हेल्थ को जो है प्रमोट करती हैं। और फिर हम इनका क्लासिफिकेशन देखते हैं, तो सबसे पहले जो सोर्सेज के बेस पे हम जो है इन्हें
क्लासीफाई करेंगे तो सोर्सेस ऑफ फूड के बेस पे अगर हम क्लासीफाई करें तो प्लांट आ जाते हैं, ठीक है। अब प्लांट में क्या है, जो करक्यूमिन रहता है, लिग्निन रहता है, एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। तो ये केमिकल नेम है, तो आपको इन्हें याद रखना है। सेकंड हम बात करें तो एनिमल के बेस पे जो सोर्स ऑफ फूड होते हैं हमारे डीएनए और लेसिथिन और क्रेटिन, ठीक है। और थर्ड हमारे आते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो इसमें हम लैक्टोबैसिलस, एसिडोफिलस, ठीक है। तो ये हमारे दो आ जाते हैं बैक्टीरिया, जो क्या है हमारे एज अ सोर्स ऑफ फूड के बेस पे हम जो यूज करते हैं या खाते पीते हैं। तो ये प्लांट हो गए, एनिमल्स हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, ठीक है। और फिर आते हैं हमारे बेस्ड ऑन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे एंटी बैक्टीरियल्स होते हैं, जैसे करक्यूमिन, गार्लिक, तो ये क्या करते हैं, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं इनके अंदर। फिर हम बात करें एंटी कैंसर, तो टेकोफेरोल, लिमोनिन, ठीक है, एजोइन, ठीक है, ये हमारे एंटी कैंसर होते हैं। और एंटी इन्फ्लामेटरी जैसे डीएनए, करक्यूमिन, ठीक है। और ऑस्टियोजेनेटिक्स, ठीक है, तो ये हमारे कैल्शियम ग्लूकोसेमाइन, ठीक है, तो ये होते हैं हमारे। और एंटीऑक्सीडेंट में हम बात करें तो एस्कॉर्बिक एसिड और कैटेचिन्स और टेनिन्स, ठीक है, ये हमारे तीन आ जाते हैं। तो जनरली ये केमिकल नेम्स होते हैं, जैसे हल्दी के अंदर से जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्राप्त होता है उसे हम करक्यूमिन बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे जो अलग अलग हेल्थ में जो है बेनिफिशियल रहते हैं। तो ये हो गया हमारे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बेस पे। और अगर हम केमिकल नेचर्स की हम बात करें तो अलग अलग जो है केमिकल नेचर्स होते हैं, जैसे फिनॉल्स होते हैं हमारे। अब फिनॉल्स किस में प्रेजेंट होते हैं कि ये हमारे कैफिक एंड फेरुलिक एसिड और लिग्निन में जो है होते हैं हमारे। और फ्लेवनर्स होते हैं हमारे कैटेचिन्स में और फ्लेवोन्स में, है ना। और डाइटरी फाइबर्स होते हैं कैरेट, ककम्बर, टमाटो, ठीक है, इनमें डाइटरी फाइबर्स पाए जाते हैं। और मिनरल्स की हम बात करें तो कैल्शियम, ठीक है, और ऐसी जेडन, ईटीसी काफ़ी सारे रहते हैं। और कोलेजन की हम बात करें तो कोलेजन्स ही होते हैं, और सेपोनेंस में यानी सेपोनेंस में प्रेजेंट होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें जो है याद रखनी है, यानी केमिकल नेचर्स कैसा होता है। नेक्स्ट हम बात करें तो स्कोप ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल्स, क्या स्कोप्स हैं, ठीक है, क्या क्या इनके फ़ायदे हैं, ठीक है। तो न्यूट्रास्यूटिकल्स आर यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस डिजीज, तो काफ़ी सारी जो डिजीज होती है उसमें न्यूट्रास्यूटिकल्स का यूज़ किया जाता है, ठीक है। जैसे एलर्जी होती है किसी को, तो एलर्जी कंडीशंस में यूज करते हैं। सीयूएस डिजीज़ रहती है, इन्फ्लामेशन रहती है, कैंसर, एंटी डायबिटिक, आर्थराइटिस, ठीक है, और जीआई डिजीज रहती है, ठीक है, और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस रहती है। तो अलग अलग तरह के डिजीज में जो है यूज़ किए जाते हैं। तो काफ़ी सारे रहते हैं, लेकिन हमें कुछ ही के बारे में पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम में जो है कुछ के ही बारे में पूछा जाता है हमेशा। तो और बेनिफिट्स की हम बात करें तो इट इंक्रीज द हेल्थ वैल्यू ऑफ अवर डाइट, ठीक है। तो हमारी जो डाइट जो हेल्थ वैल्यू रहती है उसको बढ़ाता है, यानी डाइट को भी हमारी बढ़ाता है। और लंबे समय तक जीने के लिए जो है हेल्प करता है हमारी, यानी लंबी उम्र भी देता है आपको। और नेक्स्ट हम बात करें तो इट हेल्प्स टू अवॉइड पर्टिकुलर मेडिकल कंडीशन, ठीक है। तो किसी जैसे क्या है, कुछ लोगों का लगातार इलाज चलता रहता है, हमेशा वो दवाइयाँ खाते रहे, तो इस कंडीशन को भी जो है अवॉइड करने में हेल्प करता है, यानी उसमें भी जो है हमें हेल्प करता है। तो इस तरह के जो है कुछ बेनिफिट्स यहाँ दिए हैं, 3-4 याद कर लेना, एग्जाम पूछते हैं तो लिख देना जाके। तो सबसे पहले हम बात करें तो डायबिटीज़ की, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि डायबिटीज़ में जो है न्यूट्रास्यूटिकल्स किस तरह से जो है हेल्प करते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, और अलग से अगर पूछा जाता है तो डायबिटीज़ का बहुत पूछा जाता है। तो डायबिटीज़ को अगर हम डिफाइन करें तो इसमें क्या होता है कि जो ब्लड ग्लूकोज का जो लेवल है वो बढ़ जाता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो इंसुलिन का जो प्रोडक्शन है हमारी बॉडी में वो कम हो जाता है, ठीक है, इनसफिशियंट होता है, या फिर वो इनफेक्टिव हो जाता है, यानी प्रोडक्शन तो होता है लेकिन कम हो जाता है, उसका जो असर है वो कम हो जाता है इंसुलिन का, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या है, ब्लड ग्लूकोज बढ़ने लगता है, ठीक है, और जिसकी वजह से हमें डायबिटीज़ हो जाता है। तो अगर हम बात करें कि डायबिटीज़ के टाइप्स की, तो मोस्ट कॉमन होती है हमारी टाइप 1 डायबिटीज़, ठीक है, जो 5% होती है। और एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी होता है, ठीक है, जो ऑटो इम्यूनिटी की वजह से जो होती हैं। और फिर हमारी टाइप 2 जो डायबिटीज़ होती है तो वो हमारी 95% होती है। तो ये क्या है, हमारी ओबेसिटी से रिलेटेड होती है, जब मोटापा वगैरह बढ़ता है, ठीक है, तो उस केस में जो हमें डायबिटीज़ होने लगती है। तो अब हम बात करें ट्रीटमेंट की, तो लाइपोइक एसिड है यूनिवर्सल एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है। तो एंटीऑक्सीडेंट होता है हमारा लाइपोइक एसिड, ठीक है। ये जो है डायबिटिक जो न्यूरोपैथी होती है उसके ट्रीटमेंट में जो हेल्प करता है। और इट इज़ पॉसिबल दैट लाइपोइक एसिड में बी मोर इफेक्टिव एज लॉन्ग टर्म डाइटरी सप्लीमेंट। तो अगर हम लाइपोइक एसिड को अगर लॉन्ग टर्म में हम जो है एज ए डाइटरी सप्लीमेंट यूज करते हैं तो ये हमारी जो है प्रोफाइलैक्टिक जो प्रोटेक्शन होती है उसको करता है, और डायबिटिक जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उनको भी जो है ये कम करता है, ठीक है। तो लाइपोइक एसिड जो है यूज़ किया जाता है। डाइटरी फाइबर्स फ्रॉम साइलियम, ठीक है, हैज़ बीन यूज्ड एक्सटेंसिवली बोथ एज फार्माकोलॉजिकल सप्लीमेंट्स, ठीक है।
तो जो डाइटरी फाइबर्स जो हमें मिलते हैं साइलियम से, ठीक है, तो उन्हें हम जो एक्सटेंसिवली जो है यूज करते हैं एज ए फार्माकोलॉजिकल सप्लीमेंट, ठीक है। तो दोनों को जो है यूज किया जाता है, लाइपोइक एसिड और साइलियम के जो डाइटरी फाइबर्स होते हैं दोनों को जो है यूज़ किया जाता है एज ए फार्माकोलॉजिकल सप्लीमेंट्स, ठीक है। और फूड इंग्रेडिएंट की तरह भी यूज किया जाता है इन प्रोसेस्ड फूड टू एड वेट रिडक्शन, ठीक है। तो वेट कम करने के, तो दोनों को जो है वेट कम करने के लिए भी जो है यूज किया जाता है। तो वेट कम होगा तो धीरे धीरे जो है डायबिटीज़ के जो सिम्टम्स हैं आपके वो कम होने लगेंगे, ठीक है। और ग्लूकोज को भी कंट्रोल करने के लिए जो है यूज किया जाता है डायबिटिक पेशेंट्स में, ठीक है। और लिपिड लेवल को भी कम करता है और हाइपरलिपिडेमा, ठीक है, उसे भी जो है कम करता है। तो इस तरह से जो है हेल्प करता है हमारी बॉडी में। तो आपको ये पूरा पैराग्राफ अच्छे से पढ़ लेना है। कुछ भी अगर आपके समझ में नहीं आता है तो आप जो है पूछ लेना। पूरा थ्योरेटिकल है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो आपकी समझ में ना आए। तो एक बार आप रीड करोगे सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। और एक और डिजीज़ है हमारी ओस्टियो आर्थराइटिस, इसके बारे में भी आप पढ़ लेना। हो सकता है कि आपसे जो है इसका ना पूछ के डायबिटीज़ का आपको ऑस्टियो आर्थराइटिस में पूछ लें। तो ये हमारा एक तरह से जॉइंट का डिसऑर्डर होता है कि हमारे घुटनों में जो है दर्द होने लगता है। आर्थराइटिस का आपने टीवी वगैरह पे भी बहुत ऐड देखा होगा, तो आप जो है भली भांति इससे आप जो इसे जानते होंगे। तो इसके बारे में भी पढ़ लेना है। तो इसके बारे में भी पढ़ लेना है और कौन कौन से जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं उन्हें यूज किया जाता है। तो छोटा सा ये अच्छे तरीके से पढ़ लेना हो। तो न्यूट्रास्यूटिकल्स को एज ए एंटी एजिंग भी यूज किया जाता है। तो यहाँ पे ये पैराग्राफ दिया है, थोड़ा थोड़ा आप रीड मार लेना और आप अगर याद करके रट के करते हो तो उसे पढ़ लेना। कुछ बस पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, आप बस अच्छे तरीके से लिख दोगे तो सारे नहीं आते, एक आध डिजीज़ का ही पूछा जाता है। तो आप डायबिटीज़ का कर लेना है, एक आध और कर लेना आप एक्स्ट्रा अगर बाई चांस पूछा जाता है। एंटी ओबेसिटी आप कर सकते हो, तो 2-3 कर लेना, तो इन्हीं में से कोई ना कोई आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ये जो न्यूट्रास्यूटिकल्स वाला जो पोर्शन है वो पूरा फिनिश हो चुका है, ठीक है। और इसमें जो भी चीज़ें आती हैं एग्जाम में, जो भी चीज़ें पूछ सकता है वो सारी मैंने यहाँ पे आपको कंप्लीट कर दी हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन मेंशन करना मैं भूल गया हम। तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा है हर्ब ड्रग इंट्रैक्शन, ठीक है। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें दी हैं और कुछ बहुत कुछ इसमें पूछते भी हैं, तो आपको अच्छे तरीके से मैं समझा दूंगा। तो यहाँ पे कंटेंट्स वगैरह दिए हैं, आप इसे क्वेश्चन समझ लेना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ड्रग इंट्रैक्शन होता क्या है। आपको बेसिक नॉलेज पता होनी चाहिए कि ड्रग इंट्रैक्शन होता क्या है। तो इंट्रैक्शन का मतलब है कि रुकावट एक तरह से। तो अगर हम बात करें तो सपोज हमने कोई ड्रग खा लिया, ठीक है, यानी हमने पैरासीटामोल वगैरह खा ली, उसके बाद हम कोई हर्ब खाते हैं, ठीक है, यानी कुछ खाते हैं हम हर्ब से, जैसे हमने धनिया खा लिया, ठीक है, या फिर कोई हमने और जो मेडिसिनल प्लांट जैसे तुलसी वगैरह हमने कुछ खा ली, ठीक है। तो ये ड्रग हमने पहले खाया है पैरासीटामोल बुखार के लिए, ठीक है। तो जो हम तुलसी खाएंगे बाद में, तो क्या इंट्रैक्शन होगा दोनों के बीच में। ऐसा तो नहीं है कि तुलसी जो उससे चेंज कर दे, उसकी जो पैरासीटामोल की जो प्रॉपर्टीज वो दिखाने वाला है तो उसको चेंज कर दे, तो उसी को हम जो है ड्रग इंट्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो एक ड्रग क्या है, हमारे दूसरे ड्रग को जो है अफेक्ट करे या फिर उसे इंटरेक्ट करे, ठीक है, तो इसी को हम जो है ड्रग इंट्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें रहती हैं। एक ड्रग जो है दूसरे की जो एक्टिविटी को डिक्रीज कर देता है, ठीक है, या फिर जो है अलग अलग जो इफेक्ट दिखाता है, ठीक है। तो उन सभी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले कि पोटेंशियल फॉर हर्ब ड्रग इंट्रैक्शन के क्या क्या पोटेंशियल्स होने चाहिए। तो सबसे पहले हम पोटेंशियल की बात करें तो कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि हमने ड्रग ले लिया फिर कुछ हर्ब हमने ले लिया तो ऐसा नहीं है कि उनके बीच में कोई रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। और लेकिन इसमें एक और हम पॉइंट होता है इसमें कि जो कंपोनेंट्स होते हैं हर्ब के, वो क्या है एनहेंस कर सकते हैं या फिर थोड़ा सा उसका जो ड्रग का जो कंसंट्रेशन है यानी उसका अमाउंट है हमारे ब्लड में, उसको जो है कम ज़्यादा कर सकता है। यानी उनके बीच में रिएक्शन तो नहीं होगी, लेकिन क्या है वो जो ड्रग हमारे ब्लड स्ट्रीम में मौजूद है उसके अमाउंट को जो है कम ज़्यादा कर सकता है। और सेकंड की हम बात करें तो जो हर्बल ड्रग होते हैं वो टॉक्सिक हो सकते हैं अगर हम इन्हें लेते हैं बॉडी के अंदर, ठीक है। और अगर हम किसी अदर प्रिपरेशन के साथ, ठीक है, किसी अदर ड्रग के साथ अगर हम हर्बल ड्रग्स को लेते हैं तो ये जो है टॉक्सिक इफेक्ट जो हमारी बॉडी में दिखा सकते हैं, ठीक है। और तीसरा हमारा रहता है कि हर्बल ड्रग कंटेंस कॉन्टामिनेंट्स, ठीक है। तो हर्बल ड्रग रहते हैं वो क्या रॉ यानी प्लांट से बनाए जाते हैं, ठीक है। तो उनमें क्या है अलग अलग जो है कॉन्टामिनेंट्स जो है प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। कोई अलग आपकी स्पीसीज अननोन स्पीसीज हो सकती है, ठीक है। पोलन ग्रेन्स भी उसमें प्रेजेंट होते हैं क्योंकि प्लांट से बने हैं तो ये सारी चीज़ें उसमें होना पॉसिबल है, ठीक है। और कोई इंसेक्ट भी हो सकते हैं, एलर्जेंस भी होते हैं, ठीक है। और क्योंकि ये ऐसा तो है नहीं कि लेबोरेटरी में इन्हें जो है बनाया जाता है बहुत ही अच्छे तरीके से केमिकल्स के द्वारा, तो इसमें कुछ चीज़ें अनवांटेड होती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है हर्बल ड्रग्स में प्रेजेंट होती हैं जो क्या कर सकती है टॉक्सिक रिएक्शंस जो है
कर सकती है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक। और बात करें हम सिग्निफिकेंस टू स्टडी हर्बल ड्रग इंट्रैक्शंस, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हम अलग अलग पॉइंट्स पढ़ेंगे और इसमें हम देखेंगे कि जो हर्बल ड्रग इंट्रैक्शंस रहते हैं वो किस तरह से जो है हमारी हेल्थ को और एफिशिएंसी ऑफ ट्रीटमेंट को जो है अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो कुछ हर्बल थेरेपीज हम लेते हैं, ठीक है, तो उसमें किस तरह से जो हर्बल ड्रग इंट्रैक्शन है वो अफेक्ट करते हैं हमारी हेल्थ को। तो सबसे पहला रहता है कि इंक्रीज द साइड इफेक्ट ऑफ ड्रग्स और लीडिंग टू टॉक्सिसिटी, तो साइड इफेक्ट बढ़ा सकता है ये ड्रग्स के और टॉक्सिसिटी भी जनरेट कर सकता है। नेक्स्ट रहता है हमारा लीड्स टू ट्रीटमेंट फेलियर ड्यू टू डिक्रीज इन इफेक्ट ऑफ ड्रग। ठीक है, तो ट्रीटमेंट भी हमारा फेल कर सकता है क्योंकि जो ड्रग का इफेक्ट होता है वो हमारा बिल्कुल कम हो सकता है, जिसकी वजह से हम जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं वो क्या फेलियर हो सकता है यानी फेल हो सकता है। और नेक्स्ट हम बात करें तो अनएक्सपेक्टेड कॉम्प्लिकेशंस में अकर ड्यू टू मॉडिफिकेशन ऑफ ड्रग एक्शन। ठीक है, तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी आ सकती हैं जो क्या निर्धारित नहीं होंगी, हमें पहले से नहीं पता होगी। ठीक है, तो हो सकता है कि जो हमने ड्रग लिया है वो क्या है, या तो उसका इफेक्ट डिक्रीज हो जाए या फिर वो मॉडिफाइड हो जाए एक तरह से, तो मॉडिफिकेशन की वजह से क्या है कॉम्प्लिकेशंस भी आ सकती हैं। एनहेंस थेरेप्यूटिक इफेक्ट ऑफ ड्रग, ठीक है, तो जो थेरेप्यूटिक इफेक्ट रहता है ड्रग का उसको भी ये बढ़ा सकते हैं जो इंटरेक्शंस रहते हैं। और लास्ट हम बात करें तो प्रिस्क्रिप्शन एंड नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स कैन अल्टर रिएक्शंस ऑफ द बॉडी टू हर्बल थेरेपीज। ठीक है, तो कई ड्रग्स को जो हम जब प्रिस्क्रिप्शन से लेते हैं और कुछ हमारे नॉन प्रिस्क्रिप्शन रहते हैं यानी जिन्हें हम डायरेक्टली जाके मेडिकल से ख़रीद लेते हैं, तो ये क्या है हमारी जो हर्बल जो थेरेपी रहती है उसको क्या है अल्टर कर सकते हैं यानी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और रिएक्शंस वगैरह भी हमारे क्रिएट कर सकते हैं हम। ठीक है, तो जब हम कोई हर्बल थेरेपी लेते हैं, ठीक है, कोई ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं, तो उस केस में हमें जो है नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स का जो है यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है, और प्रिस्क्रिप्शन का भी यूज नहीं करना चाहिए। तो अगर हर्बल थेरेपी ले रहे हैं तो हर्बल जो ड्रग्स का ही यूज करना चाहिए, अदरवाइज ये चेंज कर देंगे, रिएक्शंस वगैरह करवा सकते हैं बॉडी में। और हम कुछ रीजन्स की बात करें हर्बल ड्रग इंट्रैक्शंस की, जो हर्बल ड्रग इंट्रैक्शंस क्यों होते हैं, तो कई बार हमें क्या है प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं होती है किसी भी हर्बल प्रोडक्ट के बारे में, तो इसकी वजह से भी ड्रग इंट्रैक्शंस हो सकते हैं। ठीक है, और प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन में भी इनकम्प्लीट और इनएक्यूरेट, तो प्रोडक्ट पे कभी कभी क्या है जो इन्फॉर्मेशन लिखी रहती है वो इनकम्प्लीट होती है या एक्यूरेट नहीं होती है, तो इसकी वजह से भी होता है। और थर्ड हम बात करें तो हर्बल प्रोडक्ट कंटेन मैनी फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है, विच आर नॉट करेक्टराइज्ड प्रॉपर्ली। ठीक है, तो हर्बल प्रोडक्ट्स में बहुत सारे फोटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं यानी कई ऐसे ऐसे जो सब्सटेंस होते हैं जिनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या है प्रॉपर्ली नहीं होती हैं। और लास्ट हम बात करें तो लेक ऑफ एडुकेट नॉलेज ऑफ कॉम्बिनेशंस, तो कई बार हम जो दवाइयों का कॉम्बिनेशंस लेते हैं हर्बल जो ड्रग्स रहते हैं उनका कॉम्बिनेशन हम सही से नहीं लेते हैं, कम ज़्यादा ले लेते हैं या फिर सही नॉलेज नहीं होती, तो उसकी वजह से भी जो है इंट्रैक्शन होने लगता है। ठीक है, और टाइप ऑफ ड्रग इंट्रैक्शन हम एज पर आयुर्वेद हम बात करें तो अलग अलग हो सकते हैं, जैसे जैसे हर्ब का हर्ब से इंट्रैक्शन यानी एक हर्ब हमने ले लिया और फिर हमने दूसरा हर्ब ले लिया, तो इसमें भी इंट्रैक्शन हो सकता है। तो एग्जांपल जो पेपर जो बीटल रहती है यानी जो पत्ती रहती है उसकी, ठीक है, तो उसे हम जो है गार्सिनिया मोरेला, ठीक है, जो हमारा एक और हर्ब रहता है उसके साथ हमें नहीं लेना चाहिए, अदरवाइज इंट्रैक्शन हो जाएगा। फिर कुछ हमारे हर्ब और फूड इंट्रैक्शन होते हैं, ठीक है, कुछ हम खाना खाते हैं और कुछ हर्ब खाते हैं, तो इसकी वजह से भी इंट्रैक्शन हो सकते हैं। जैसे सीसम सीड को जो है ब्लैक क्यूमिन के साथ नहीं लेना चाहिए, ठीक है, अदरवाइज जो है आपको डायरिया हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इस तरह से नहीं लेना है। और इंट्रैक्शन रिलेटेड टू डिजीज़ कई और वैसे होते हैं जैसे हम किसी बीमारी में लेते हैं तो उनसे भी इंट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो हर्टाकी को जो है प्रेगनेंसी में नहीं लेना चाहिए। ठीक है, और फिर होता है हमारा हर्ब एंड ड्रग ऑफ एनिमल ओरिजिन। ठीक है, तो कोई ड्रग जो है एनिमल्स की वजह एनिमल से जो है बनाया हुआ है। ठीक है, और कुछ हम मीट वगैरह खाते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं जो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड विद ब्रेसिका एल्वा, मीट को उसके साथ नहीं लेना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज जो है साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे। और नेक्स्ट जो हमारी चीज़ आती है वो हमारी डिफरेंट वेज ऑफ हर्बल प्रिपरेशन टॉक्सिसिटी, तो कई बार हम क्या है हर्बल जो प्रिपरेशंस करते हैं तो उसमें टॉक्सिसिटी हो जाती है और इसके अलग अलग कारण रह सकते हैं, अलग अलग तरीके रह सकते हैं। तो कई बार क्या है प्रिपरेशन में जो टॉक्सिक जो इंटीग्रेंट होते हैं वो जो है मिक्स हो जाते हैं। तो जैसे कुछ जो हर्ब्स में टॉक्सिक इंटीग्रेंट की हम बात करें एग्जांपल, तो मेंथा पुलेजियम ऑयल जो रहता है जो है टॉक्सिक जो इफेक्ट है वो शो करता है। और कई बार जो है अनइंटेंशनल एडिशन ऑफ टॉक्सिक स्पीसीज हो जाता है कि जो हमारी बिना इच्छा के यानी हमने जानबूझ के नहीं किया, गलती से हो जाता है। तो जिसमें क्या है हर्बल वेट रिडक्शन भी होता है, जैसे एरिस्टोकोलिया, ठीक है, और एरिस्टोकोलिया फेंगची, ठीक है, कॉजेज किडनी डैमेज एंड कैंसर। ठीक है,
तो इस तरह से भी होता है। और नेक्स्ट हम बात करें तो कुछ इंटेंशनल रहता है जो जानबूझ के हो जाता है, ठीक है। तो हम बात करें दिस इज डन टू पोटेंशिएट द इफेक्ट ऑफ हर्ब्स और एडल्ट्रेशन विद स्टेरॉइड्स ईटीसी, ठीक है। तो क्या रहता है कि जो इफेक्ट रहता है हर्ब का वो तो पोटेंशिएट हो ही जाता है और साथ में एडल्ट्रेशन भी हो जाता है स्टेरॉइड्स के साथ, ठीक है। और नेक्स्ट हम बात करें तो कॉन्टामिनेशन ड्यू टू एनवायरमेंटल फैक्टर। तो कई बार एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से भी कॉन्टामिनेशन हो जाता है हर्बल प्रिपरेशंस में, जैसे हैवी मेटल पॉइजनिंग वगैरह हो जाती है। तो हैवी मेटल्स अगर प्रेजेंट होंगे तो पॉइजनिंग तो कॉज करेंगे ही, ठीक है। और नेक्स्ट हम बात करें तो टॉक्सिसिटी ड्यू टू कॉम्बिनेशन विद मॉडर्न मेडिसिन। तो अगर हर्बल मेडिसिन को अगर जो मॉडर्न मेडिसिन है उसके साथ लिया जाता है तो टॉक्सिसिटी शो कर सकता है। तो टॉक्सिसिटी ड्यू टू मेटाबॉलिक एंड फिजियोलॉजिक इफेक्ट ऑफ मॉडर्न मेडिसिन, ठीक है। तो जो मॉडर्न मेडिसिन है उनका मेटाबॉलिक जो मेटाबोलाइट वो अलग तरीके से होती हैं, उनको जो फिजियोलॉजिक जो इफेक्ट रहते हैं वो भी अलग रहते हैं। तो इसकी वजह से जो है टॉक्सिसिटी जनरेट हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करें इफेक्ट्स की कि अगर हर्ब ड्रग इंटरेक्शन अगर होता है तो क्या इसके इफेक्ट दिखेंगे बॉडी पे। तो सबसे पहले हम बात करें गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की, तो जो हॉट चेस्टनट जो एक्ट जो रहता है वो क्या करता है, एज ए जीआईटी इरिटेंट जो कॉज करता है, ठीक है। और इफेक्ट एफिकेंसी ऑफ एंटी अल्सर ड्रग्स, ठीक है। तो हॉट चेस्टनट की हम बात करें तो इरिटेंट तो ये करता ही है जीआईटी में। उसके अलावा अगर हम एंटी अल्सर ड्रग्स ले रहे हैं तो उसकी जो एफिकेंसी रहती है उसको भी जो है कम कर सकता है। और एक्टिविटी ऑफ लैक्जेटिव में भी एनहेंस्ड बाय यूज ऑफ सेना। तो अगर हम सेना का यूज करते हैं तो जो लैक्जेटिव ड्रग्स की जो एक्टिविटी होती है उसको जो है इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। और फिर हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की बात करें तो एंटी हाइपरटेंसिव जो ड्रग्स रहते हैं तो मे बी एडवर्सली अफेक्टेड बाय यूज ऑफ जिनसेंग एंड डेंडलियन। तो जिनसेंग और डेंडलियन का अगर हम यूज करते हैं तो जो एंटी हाइपरटेंशन ड्रग्स हम यूज कर रहे होते हैं उनको जो है एडवर्सली अफेक्ट करते हैं। और अल्फ़ा अल्फ़ा क्या है, जो हाइपोलिपिडेमिक जो ड्रग्स रहते हैं उसके इफेक्ट को एनहेंस कर सकते हैं। तो हमें क्या है, जो मॉडर्न ड्रग रहते हैं उन्हें हम एक लिमिट में और एक डोज के साथ लेते हैं और उनका जो लिमिटेड जो इफेक्ट रहता है, यानी हमें कितना इफेक्ट उनसे होगा, बस ये चीज़ें फिक्स रहती हैं। लेकिन कई बार क्या है, जो हर्बल ड्रग्स रहते हैं वो क्या है, उन्हें घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, जिसकी वजह से साइड इफेक्ट दिख सकते हैं हमें। सीडेटिव हर्ब रिएक्ट विद हिप्नोटिक एंड एक्जियोलाइटिक, ठीक है, ड्रग्स, ठीक है। तो जो सीडेटिव्स हाउस होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, जो हमारे हिप्नोटिक जो मॉडर्न ड्रग रहते हैं और एंजियोलाइटिक जो ड्रग रहते हैं उनके साथ जो है रिएक्ट करते हैं। और इवनिंग प्रिमरोज ऑयल कैन रिएक्ट विद एपीलेप्टोजेनिक ड्रग्स, ठीक है। तो जो प्रिमरोज जो ऑयल रहता है वो क्या है, एपीलेप्टोजेनिक ड्रग्स के साथ जो है रिएक्ट कर सकता है, ठीक है। और एंडोक्राइन सिस्टम की हम बात करें तो जिनसेंग एंड रेड क्लोवर कैन इंटरफेयर विद एक्टिविटी ऑफ सेक्स हार्मोनल ट्रीटमेंट एंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ठीक है। तो जिनसेंग रहता है या जो रेड क्लोवर रहता है वो क्या इंटरफेयर कर सकता है हमारे सेक्स हार्मोन के ट्रीटमेंट में, और साथ ही जो ओरल जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स लेते हैं, ठीक है, तो उसमें भी जो है इंटरफेयर कर सकता है। तो यहाँ आपने अलग अलग चीज़ें देखी कि कैसे हमारे मॉडर्न ड्रग को जो है इंटरेक्ट करते हैं जो हर्बल ड्रग्स रहते हैं। तो इस तरह से जो है इनके साइड इफ़ेक्ट भी दिखते हैं। तो कभी भी हमें जो है इसलिए बोला जाता है कि आपको इस खाने के साथ ये चीज़ नहीं लेनी चाहिए, उस ड्रग के साथ इस ड्रग को नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो बस इसी तरह से इंटरेक्शन हो जाता है, इसी वजह से हम नहीं लेते हैं और जो डॉक्टर बोलते हैं उनकी बात मानते हैं। तो ऐसे ही। और नेक्स्ट हम बात करें तो मैकेनिज्म ऑफ हर्ब ड्रग इंटरेक्शन के किस तरह से जो है काम करते हैं। तो यहाँ पे आप मैकेनिज्म देख लेना, बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है। तो और कुछ समझ में ना आए तो आप पूछ लेना। और यहाँ पे आप कुछ हर्बल ड्रग इंटरेक्शन आप देख लेना, क्योंकि यहाँ एक दो का पूछा जाता है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा हाइपरसियम है। तो इसका जो सिनोनिम्स है ऐसे हम अलग अलग नाम से जानते हैं, सेंट जॉन्स वॉर्ट, ठीक है, एम्बर, डीमन चेसर और एम्बर टच एंड हील, ठीक है, और मिले पेरिट्रिस, ठीक है, और गॉट बीड, बसेंट, ठीक है। इन अलग अलग नामों से जो है इसे जाना जाता है हाइपरसियम को। इसके बायोलॉजिकल हम सोर्स की बात करें तो ड्राइड एरियल प्लांट पार्ट होता है, ठीक है, और जिसका नाम होता है हमारा हाइपरसियम परफोरेटम, ठीक है। तो ये हमारा एक बायोलॉजिकल सोर्स है इसका, और इसका जो ड्राइड फॉर्म रहता है, ये जो हाइपरसियम परफोरेटम जो प्लांट है इसका ये ड्राइड एरियल पार्ट रहता है, ठीक है। फैमिली की हम बात करें तो हाइपरकेसिस की फैमिली से आता है। और जियोग्राफिकल सोर्स की हम बात करें तो इंग्लैंड, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और वेस्टर्न हिमालय जो है वहाँ पे जो है पाया जाता है। माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक की हम बात करें तो कलर जो है इसकी लीव्स होती हैं वो ग्रीन होती हैं, उस पर क्या है, काले काले धब्बे होते हैं। और ऑर्डर की हम बात करें तो डिस्टिंक्ट एंड बेलसेमिक जो इसकी ऑर्डर है वो आती है। टेस्ट की हम बात करें तो एस्ट्रिंजेंट और बिटर टेस्ट होता है इसका। और शेप की हम बात करें तो लीव्स आर ऑब्लॉन्ग होती हैं और एंटायर होती हैं। और फ्लावर्स की बात करें तो येलो कोरोला, ठीक है, और स्मॉल 5 पेटल यानी 5 पत्तियाँ होती हैं।
छोटी छोटी। कैप्सूल्स की बात करें तो ओवॉइड होते हैं, ठीक है, कैप्सूल्स वगैरह ज़्यादा नहीं होते। और सीड्स की हम बात करें तो बहुत छोटी छोटी होती हैं इसके सीड्स। और स्टेम की बात करें तो टू एज्ड होती है, ठीक है, जो स्टेम होती है उसमें दो जो है किनारे होते हैं। और केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट भी इसमें प्रेजेंट रहते हैं। तो हाइपोसियम का आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अगर पूछा जाता है हाफ जो ड्रग इंट्रैक्शन, तो हाइपोसियम का पूछा जाता है, तो आपको इसमें लिखने हैं। इसमें काफ़ी सारे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, फ्लेवनॉइड्स होते हैं, ठीक है, और नेफ्थोडिएंट हॉर्मोन्स होते हैं, फिनोलिक एसिड्स होते हैं, एल्कलॉइड्स होते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। तो इन चीज़ों के बारे में आप पढ़ लेना। सारे आपको पढ़ने नहीं है, बस जितने आप याद रख पाओ उतने पढ़ लेना। और ये जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं नए, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। स्टैंडर्ड्स वगैरह होते हैं, ये भी आपको याद करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो आप इन्हें पढ़ लेना, थोड़े थोड़े से आप इन्हें रीडिंग मार लेना। और स्टैंडर्ड्स वगैरह का मतलब होता है कि जो हमारी स्टैंडर्ड जो बुक्स होती हैं उससे हम इन्हें मैच करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, उनके परसेंटेज दिए गए हैं। और यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड आप चाहो तो आप जो है नेगलेक्ट कर सकते हो, आप अगर कर पाओ तो कर लेना, और ज़रूरी भी नहीं है इतना ज़्यादा। और यहाँ पे जो है यूजेस दिए हैं हाइपोसियम के, तो एंटी डिप्रेसेंट जो है यूज़ किया जाता है, ठीक है, एंजाइटी के लिए, और सीजनल जो डिसऑर्डर रहते हैं उसके लिए भी जो है यूज किया जाता है। और इसके अलावा हम बात करें तो मोनोपॉज के सिम्टम्स में यूज किया जाता है, मेंटल डिसऑर्डर्स में यूज किया जाता है, ठीक है, और भी काफ़ी सारे रहते हैं। तो थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना आप। एज अ फ्लेवर भी यूज किया जाता है, फूड फ्लेवर की तरह, ठीक है। तो ये सारी इसके दिए हैं, और पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट भी दिए हैं इसके, ठीक है। नींद आपकी जो है कम हो सकती है, और ठीक है, और विविड जो है आपको सपने आ सकते हैं, और रेस्टलेसनेस आ सकती है, एंजाइटी, इरिटेबिलिटी, ठीक है। तो ये सारे कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट हैं, ठीक है। और हर्बल ड्रग इंट्रैक्शन हो सकते हैं हाइपोसियम के साथ, उनके बारे में आप पढ़ लेते हैं, हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो जो हाइपोसियम रहता है ये हमारे जो कुछ एंटी डिप्रेसेंट जो ड्रग्स होते हैं उनके साथ जो है ये रिएक्ट कर सकता है, ठीक है। तो और इस कंडीशन में क्या है, ये अलग जो है सीरोटोनिन वगैरह का जो एक्सेसिव जो रिलीज है उसे जो है कॉज कर सकता है, ठीक है। तो जो एंटी डिप्रेसेंट जो ड्रग्स हम लेते हैं उसके साथ जो हाइपोसियम है वो क्या इंटरेक्ट कर सकता है, ठीक है, और सीरोटोनिन का जो है एक्सेसिव जो है रिलीज कर सकता है। और बात करें सिम्टम्स ऑफ दिस इंट्रैक्शन और कन्फ्यूजन, तो इसकी वजह से क्या है, कुछ सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे, जैसे कन्फ्यूजन, फीवर, ठीक है, और हेल्यूसिनेशंस, ठीक है, और नोसिया, इम्बेलेंस इन मसल कोऑर्डिनेशन, स्वेटिंग एंड सेकीनेस। तो सीरोटोनिन का इम्बेलेंस होने पे हमें ये सारे जो साइड इफेक्ट है वो देखने को मिलेंगे। और डिक्रीज मेटाबॉलिज्म ऑफ एंटी एंजाइटी ड्रग एल्प्राजोलम, ठीक है, और हैंस डिक्रीज इट्स इफेक्टिवनेस। तो अगर हम जो एंटी एंजाइटी जो ड्रग रहता है एल्प्राजोलम, ठीक है, तो उसके मेटाबॉलिज्म को भी ये डिक्रीज कर सकता है, और जिसकी वजह से क्या है जो, और इसकी वजह से, और इसकी जो इफेक्टिवनेस है ये भी कम करता है, ठीक है। और साथ में जो है डिक्रीज एफिकेंसी ऑफ बर्थ कंट्रोल पिल्स, तो अगर कोई बर्थ कंट्रोल पिल्स ले रहा है तो उसकी जो एफिकेंसी रहता है उसको भी ये कम कर सकता है। और डिक्रीज इफेक्ट ऑफ कार्डियोटोनिक ड्रग डिगोक्सिन, ठीक है, तो जो कार्डियोटोनिक जो ड्रग डिजॉक्सिन रहता है उसके इफेक्ट को भी ये कम कर सकता है। और डिक्रीज इफेक्ट ऑफ एंटी HIV ड्रग्स लाइक एमेटिनेफ, ठीक है, और एनीटोनिकैन, ठीक है, और केटामाइन, ठीक है। तो ये जितने भी हमारे एंटी HIV ड्रग्स रहते हैं इनको भी इफेक्ट को भी कम करता है। और हाइपोसियम विद साइक्लोस्पोरिन्स डिक्रीज ड्रग कंसंट्रेशन एंड रिएक्शन ऑफ ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन बाई इंडक्शन ऑफ सेट P3A4, ठीक है। तो अगर हम हाइपोसियम को हम साइक्लोस्पोरिन के साथ लेते हैं तो ये क्या करता है, ये इसके कंसंट्रेशन को बड़ा जो है डिक्रीज कर सकता है, और जो अगर ट्रांसप्लांट किया गया है कोई ऑर्गन हमारी बॉडी में, ठीक है, तो उसका रिजेक्शन भी कर सकता है, उसका कंसंट्रेशन को भी ये कम कर सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ भी हमें पढ़नी है। तो बस यहाँ पे इतने सारे इसके जो है इंट्रैक्शन आपने देख लिए हैं। तो जो हाइपोसियम के साथ अगर हम अदर ड्रग्स को लेते हैं, अदर ड्रग्स के साथ हम हाइपोसियम को लेते हैं, तो क्या क्या जो साइड इफेक्ट है और क्या क्या इंट्रैक्शन शो कर सकता है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ना है। बिल्कुल आसान है, थोड़ी थोड़ी रीडिंग मारोगे आप आसान से कर लोगे। नेक्स्ट हम एक और पढ़ लेते हैं गार्लिक की। अगर वो से नहीं पूछा जाता है हाइपोसियम को तो गार्लिक भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो गार्लिक भी आप यहाँ से पढ़ सकते हो, सारी चीज़ें गार्लिक की और भी ईजी है। और आप जो ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे दिए हैं आप इन्हें जो है छोड़ देना, इनकी ज़रूरत नहीं है आपको पढ़ने की, ठीक है। और यूजेस पढ़ सकते हैं, पॉसिबल साइड इफेक्ट, ठीक है, और हार्वर्ड ड्रग इंट्रैक्शन भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो जो गार्लिक रहता है हमारा, तो वो क्या करता है, हमारे ब्लीडिंग जो टाइम्स रहती है उसको इंक्रीज कर सकता है, ठीक है, और विद एंटी कोगुलेंट्स, ठीक है। और नेक्स्ट हम बात करें तो गार्लिक में इंड्यूस हेपेटिक साइटो P3A4 मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीएस इनहिबिटर्स लाइक रेडोटेमिर, इंडिनेविर, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों का भी जो है ये मेटाबॉलिज्म को जो है कम कर सकता है।
और नेक्स्ट हम बात करें तो ड्यूरिंग एंड आफ्टर सर्जरी गार्लिक कॉजेज स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग, ठीक है। तो जो गार्लिक रहता है, अगर कोई सर्जरी हुई है तो गार्लिक क्या करता है, या तो सर्जरी के दौरान या सर्जरी हो चुकी है, ठीक है, उसके बाद क्या है स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग को जो कॉज कर सकता है, यानी फिर दोबारा से ब्लीडिंग हो सकती है। और व्हेन को एडमिनिस्टर्ड विद क्लोरोप्रोएमाइड, ठीक है, तो अगर हम क्लोरोप्रोपेमाइड के साथ अगर हम लेते हैं अगर गार्लिक को, ठीक है, तो ये क्या है एंटी हाइपरग्लाइसेमिक इफेक्ट को जो है शो कर सकता है, ठीक है। तो इस तरह से इसके कुछ दिए हुए हैं, बहुत ही आसान तरीके से आप पढ़ सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और बहुत ही कुछ अच्छी सी चीज़ें हैं ये, जो क्या आपको पहले नहीं पता होंगी, लेकिन आप जब पढ़ोगे इन सभी चीज़ों को तो कुछ नया आपको पता चलेगा, और आपको कुछ नई नई चीज़ें भी पता चलती हैं, इसलिए आपको पढ़ाई ज़रूर करनी चाहिए। और ये जो मैंने आपको समझाया है आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, और थोड़ा थोड़ा जब आप रीडिंग मारोगे तो आपका काम हो जाएगा। यानी मेरा काम है कि मैं आपको कॉन्सेप्ट को बस समझाऊँ कि क्या होता है हार्बो ड्रग इंट्रैक्शन वगैरह। तो वो सारी जो ज़रूरी चीज़ें वो मैंने आपको बता दी हैं, बाकी रीडिंग आप खुद मान लोगे तो बहुत आसान तरीके से हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, बस यही चीज़ें पूछी जाती हैं, अगर पूछते हैं तो आप लिख देना।